हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 का कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक नया लेक्चर लेकर फिर आए हैं और जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब एक पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले ही पढ़ी थी, जो इससे लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये आज हम लेकर आए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और स्वागत है आपका हमारा इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी? ये एक्सटर्नल। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल। ठीक है, आज हम ये पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद एक टॉपिक और कवर करेंगे। तो पहले ये वाला टॉपिक देखते हैं। देखो, जो हमने लास्ट चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, क्या आपने सीखा था? उसमें ये था कि सिस्टम ऑफ चार्जेस जब होते हैं और उनको इन्फिनिटी से लेकर आना है किसी एक पॉइंट पर, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, किसी एक सिस्टम में लाकर उनको रखना है फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सब कहाँ से होती है? फ्रॉम इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर हमें लाना है, एक पॉइंट पर लेकर आना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर हम पहले सिंगल चार्ज का करेंगे कि जब सिंगल चार्ज होगा हमारे पास, फिर हम करेंगे टू चार्जेस, यानी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो पहले सिंगल चार्ज का करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज, यानी एक चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन फाइंड करना पड़ता है। अब वही है, इन्फिनिटी से लेकर आना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कि जितना भी वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल, EXT मैंने और लिख दिया। यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, कोई चार्ज नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखो क्या होगा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस P पॉइंट पर क्या होगा? एक पोटेंशियल आएगा, जिसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस P पॉइंट पर क्या आएगा? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑलरेडी क्या होगा? पोटेंशियल होगा। इस P पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। इसको मैं VP लिख देता हूँ। ये P पॉइंट का पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल कहाँ से आया है? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब क्या करना है? एक चार्ज लाना है हमें। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी से एक चार्ज को जब हम यहाँ Q पॉइंट पर लेकर आएंगे, P पॉइंट पर लेकर आएंगे, एक चार्ज Q है जिसको हम P पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वो वर्क डन कितना होगा? देखो, पहली बात तो ये आप ये बताइए कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज। अगर हम यूनिट चार्ज की बात करते हैं
वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। कितना वर्क करना पड़ता है? W इज इक्वल्स टू कितना वर्क करना पड़ेगा बाय V इंटू चार्ज। चार्ज क्या है? यूनिट चार्ज है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? V वर्क करना पड़ेगा। यानी ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल के। पोटेंशियल के इक्वल के क्यों हो गया? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू होता है। समझ गए? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू। लेकिन हम ला किसको रहे? यूनिट चार्ज को। यूनिट चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, तो क्यू की जगह क्या ले लेंगे? 1। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जो उसका पोटेंशियल होगा, यानी जो पॉइंट पी पर पोटेंशियल है। लेकिन हम किसको ला के रख रहे हैं? क्यू चार्ज को। तो इस क्यू चार्ज को ला कर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी वर्क डन टू ब्रिंग a charge q from infinity to a point in the external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू क्यू। कितना वर्क करना पड़ेगा? V इंटू क्यू। भाई सिंगल चार्ज को यानी एक कूलाम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? V। तो क्यू कूलाम के चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? V इंटू क्यू। और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल क्या लिया हुआ है? Vp लिया हुआ है। तो इस पोटेंशियल को मैं क्या लिख दूंगा? Vp इंटू क्यू। इतना वर्क करना पड़ेगा क्यू चार्ज को लाने में इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ध्यान रखना कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर पहले से ही पोटेंशियल है, जो किसकी वजह से आया है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। यहाँ पर चूँकि पहले से कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा किसके लिए होता है? चार्ज के लिए। हमने लिए पढ़ा है अब तक कि एक चार्ज रखा है, उस चार्ज का किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, जो किसकी वजह से आया है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, और जिसको हमने Vp लेट किया है। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में। और यही वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। यानी दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट कर देंगे। तो U इज इक्वल्स टू Vp इंटू क्यू। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिंगल चार्ज के लिए। यानी जब हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क क्या हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया कि सिंगल चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने पोटेंशियल में पढ़ा है, वही सेम यहाँ पर है। नोट कर लें। कर लिया नोट? अब हम इसको पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए, कि जब टू चार्जेस को लेकर आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस सिस्टम ऑफ चार्ज की। अब हेडिंग क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system of two charges in external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, वैसे तो हमने पहले ही पढ़ी है सिस्टम ऑफ टू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं थी। ठीक है, वो हमने ऐसे लिया था कि टू चार्जेस हैं जो कि कहाँ रखे? इन्फिनिटी पर रखे। इन्फिनिटी से एक सिस्टम के अंदर उनको हमें लाकर रखना है, तब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर दूसरा था,
यहाँ पर डिफरेंट है। तो क्या करना है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, एक मान लो पॉइंट P है और इसका पोटेंशियल वही हम क्या ले लेते हैं, VP ले लेते हैं भाई, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है। अब इस चार्ज पर हम इस पॉइंट पर एक चार्ज लाकर रख रहे हैं हम Q1। क्या चार्ज लाकर रखा, Q1। अब इस Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्क डन को हम क्या ले लेते हैं, W1। कितना आ जाएगा, Q1 इंटू VP। कितना आ गया, Q1 इंटू VP, वो जैसे अभी किया था Q इंटू V, तो Q1 इंटू VP। अब क्या करना है, दूसरे चार्ज को लाकर रखना है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट हमने Q ले लिया और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या ले लिया, VQ। भाई एक्सटर्नल पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी तो होगा ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा। हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उस पर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने ही पॉइंट है सब में क्या होगा, पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर Q पॉइंट पर भी क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल होगा, जिसको हमने क्या ले लिया, VQ। दूसरी चीज़, इस Q पॉइंट पर एक पोटेंशियल और आएगा। भाई एक पोटेंशियल तो किसकी वजह से हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया। एक पोटेंशियल और आएगा ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से भी इस Q पॉइंट पर क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। और एक चीज़ और लेट कर लेते हैं हम कि इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस ये R है और यहाँ पर हम चार्ज Q2 लाकर रख रहे हैं, ठीक है। अब जब Q2 लेकर आए हम, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्क डन को हम क्या ले लेते हैं, W2, ठीक है। तो किस तरह से होगा, एक वर्क डन तो क्या होगा, ड्यू टू दिस पोटेंशियल VQ, तो ये कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VQ प्लस एक वर्क डन इसके पोटेंशियल की वजह से, और इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R और इंटू चार्ज Q2। तो ये W2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q2 इंटू VQ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये दूसरा वर्क डन आ गया। तो नेट वर्क डन फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर देंगे। नेट वर्क डन W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा। W1 कितना है, Q1 इंटू VP प्लस W2 कितना है, ये फाइंड किया हमने, Q2 इंटू VQ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये नेट वर्क डन आ गया। और यही नेट वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हो जाएगा U Q1 VP प्लस Q2 VQ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये वर्क डन आ जाएगा नेक्स्ट, टोटल वर्क डन, और यही टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। समझ में आया? एक बार और समझ लें। हमने क्या किया है, पहले एक चार्ज Q1 उठाकर लाए हम इन्फिनिटी से। इस Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W1 इज इक्वल्स टू V1
Q1 इंटू वी पी, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने वी पी ले लिया। अब Q2 चार्ज को लेकर आना है। Q2 चार्ज को हम कहाँ पर ला कर रख रहे हैं? इस Q पॉइंट पर, ठीक है। अब जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो इस पॉइंट पर आपके दो पोटेंशियल होंगे। एक तो पोटेंशियल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा और एक पोटेंशियल इस चार्ज Q1 की वजह से होगा इस Q पॉइंट पर, इसकी वजह से भी पोटेंशियल आएगा। तो यानी दो वर्क हमें डबल करना पड़ेगा। एक तो इस वी क्यू के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और एक इस Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वही W2 जो है ये आ जाएगा Q2 इंटू वी क्यू प्लस 1/4πε0 Q1 अपॉन आर इंटू Q2, ठीक है। ये W2 की वैल्यू आ गई। तो नेट वर्क कितना हो गया? W1 प्लस W2 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे और यही नेटवर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया? नोट करें इसको। हो गया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए, अब एक टाइप की एनर्जी और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो कौन सी एनर्जी होगी? एक टाइप की और एनर्जी हम पढ़ेंगे और वो कौन सी एनर्जी है? वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? वो एक डायपोल की है। जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तब उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर अब क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखो, मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने क्या ले लिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म, क्योंकि पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें क्या किया है कि एक डायपोल हमने प्लेस कर दिया है। ये डायपोल प्लेस किया, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, और इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, ठीक है। और डायपोल की लेंथ ये 2L ले लेते हैं। ये डायपोल की लेंथ हो गई, और जो डायपोल को हमने किस तरह से प्लेस किया है? थीटा एंगल पर प्लेस किया है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है कि इसको रोटेट कराने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। वही वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ देखो कि यहाँ पर ये जो इस पर फोर्स लगता है, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, कि ये जो नेट फोर्स होता है इस डायपोल पर वो ज़ीरो होता है। नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितना होता है? ज़ीरो होता है। नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितना होगा? ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होता है भाई? प्लस क्यू ई चार्ज इधर लग रहा है, माइनस क्यू ई चार्ज इधर लग रहा है, यानी दो सेम चार्ज इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये फोर्स और ये फोर्स भले ही अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है। एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जब लगेगा तो ये इसको क्या करेगा? घुमा देगा भाई। ये वाला फोर्स नीचे लेकर आएगा और ये वाला फोर्स ऊपर ले जाएगा।
तो ये क्या करेगा, घूम जाएगा और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होता है बताओ, फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है फॉर्मूला टॉर्क का, बोलो भाई यही होता है। अब गधो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, बोलो भाई। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह फॉर्मूला होता है। अब टॉर्क कितना, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई बाय फोर्स कितना लग रहा है डायपोल पर, क्यू ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये वाली, और ये कितनी होगी 2L साइन थीटा। ये सब हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 2L साइन थीटा, ठीक है। तो अब E, बल्कि काम करो Q इंटू 2L ये एक साथ ले लो, और ये E साइन थीटा, और Q इंटू 2L P के इक्वल होता है, तो P E साइन थीटा, इतना टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको P क्रॉस E लिख देते हैं। चलो खैर, वो तो ये कॉन्सेप्ट तो वैसे वहाँ का है, लेकिन यहाँ पर तो मेन क्या है, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ये फाइंड कर लिया कि इस डायपोल पर इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम इसको स्मॉल एंगल रोटेट कराएं अगेंस्ट द टॉर्क, अब हमें वर्क करना पड़ेगा भाई। वैसे ये टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हमें क्या करना है, इसको स्मॉल एंगल रोटेट कराना है, तब उस टॉर्क के अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे लिखें, इफ़ द डाइपोल is rotated through a small angle d theta स्मॉल एंगल अगर रोटेट कराएं तो अब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, देन स्मॉल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उससे स्मॉल वर्क डन को हम डी थीटा ले लेते हैं, और क्या होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन आ गया, ठीक है। क्या गया ये स्मॉल वर्क डन। अब अगर हमें लार्ज एंगल मूव कराना है तो वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, टोटल वर्क डन ले लेंगे। तो कहाँ करें भाई अब इसको, आई थिंक फिगर सब ने बना ली होगी, नहीं बनाई है तो बनाइए, मैं फिगर मिटा के इसको आगे कर रहा हूँ। बना ली, चलिए। तो अब हमें क्या करना है, नेट वर्क डन फाइंड करना है या टोटल वर्क डन to rotate the dipole from angle θ1 to θ2। θ1 से θ2 एंगल मैंने ले लिया है, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा, इंटीग्रल ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक रोटेट कराना है, θ1 टू θ2, ये लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ इसका इंटीग्रल करेंगे,
पी ई बाहर ले लेंगे, साइन थीटा डी थीटा, और ये थीटा 1 टू थीटा 2, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा 1 टू थीटा 2, W इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो, पी ई लिमिट पुट कर दो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और ये अब इस माइनस साइन को अंदर ले लो, तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एक वर्क डन ये आ जाएगा, और यही वर्क डन क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, जब हम एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक मूव कराएंगे। नोट करें इसको, कर लिया नोट? चलो मैं इधर वाला रब कर रहा हूँ। अब देखो इसमें हम एक कंडीशन और ले सकते हैं कि इफ़ initially the dipole is perpendicular to electric field, ठीक है, and rotated through एंगल थीटा। यानी हमने क्या लिया है, इनिशियली क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से। परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, और किस एंगल तक रोटेट करा रहे हैं हम, थीटा एंगल तक, तो यानी ये थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करें तब वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 हमने कितना लिया है, 90 डिग्री, माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना है, थीटा, तो W इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो यानी माइनस पी ई कॉस थीटा, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी ई कॉस थीटा, या अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब पी डॉट ई है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए जो ये एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी, इस पर हमने एरो नहीं लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर दो स्पेशल केस बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, दो स्पेशल केस बनते हैं, कौन कौन से, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, केस फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है जब थीटा 0 डिग्री होगा। अब देखो थीटा 0 डिग्री हम यहाँ पुट करें तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस पी ई, और ये कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, किसकी कंडीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और केस सेकंड बनता है यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और वो बनता है जब थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पुट करें तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना हो जाएगा प्लस पी ई, और ये कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इसकी कंडीशन होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, बोलो। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, समझो इसको भी, ये नोट कर लिया, मैं स्टेबल और अनस्टेबल और समझा रहा हूँ आपको।
देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये डाइपोल रखा है -q + q, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जब 180 डिग्री पर है। 180 डिग्री का मतलब इधर चार्ज +q और इधर चार्ज -q। अब दोनों में आप डिफरेंस समझे। वैसे तो देखने में ये लग रहा है भाई ये भी पैरेलल है एक तरह से और ये भी पैरेलल है, इसको हम एंटी पैरेलल कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इधर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? अपनी डायरेक्शन। तो यानी कि ये क्या करेगी? इसको अपनी डायरेक्शन में इधर रिवर्स करना चाहेगी और ये रिवर्स हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल। समझ गए ना इससे अनस्टेबल की मीनिंग? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है, तो ये इधर आएगा, यानी ये क्या कंडीशन कैसी कहलाएगी? अनस्टेबल। यहाँ पर अनस्टेबल की कंडीशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ई की डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे कवर और इसका टॉपिक। और तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।